नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। अभी बहुत बहुत बढ़िया है, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। और सुनाओ, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? यस सर। अपील चैप्टर के रिवीजन के साथ हम यहाँ आज हाजिर हैं आपके सामने। कॉम्पैक्ट बुक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें बॉटम से आपको यूज़ करना है। ये होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पर, और ये एक ऑर्डर इन ओरिजिनल यहाँ पास कर देती है, जिसे हम डिमांड ऑर्डर के नाम से जानते हैं। इस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में यूं तो एनी ऑफ द पार्टी अपील करने के लिए जा सकती है, पर पहले बात करते हैं असेसी को लेकर। जब असेसी अपील करने के लिए जाएगा तो उसकी पहली अपील होती है अपीलेट अथॉरिटी के पास में जाकर। इसमें बैठते हैं आपके कमिश्नर अपील रैंक का व्यक्ति, या ज्वाइंट कमिश्नर अपील रैंक का व्यक्ति यहां पर बैठता है। अगर ऑर्डर पास किया है एसीडीसी ने तो ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाएंगे, और एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर ने अगर ऑर्डर पास किया है तो कमिश्नर अपील के पास अपील लेकर जाया जाएगा। जब यहाँ अपील लेकर जाते हैं तो जो भी आपका इसमें सेल्फ एडमिटेड अमाउंट है, डिमांड ऑर्डर में जो भी सेल्फ एडमिटेड अमाउंट है, इतना तक तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उतना तक आपको पूरा भरना पड़ेगा। और जितने पर आप डिस्प्यूट कर रहे हो उसका 10% आपको यहाँ पर देना होता है। डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का ध्यान दीजिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए दे रखा होगा टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी, सब कुछ दे रखा होगा। आपको सिर्फ टैक्स अमाउंट का 10% वहाँ पर लेना होता है, और ये मैक्सिमम 25 करोड़ तक जा सकता है। 25 करोड़ सीजीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आईजीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अमाउंट डबल हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। अपील फाइल करने का जो समय होता है वो 3 महीने प्लस 1 मंथ, ये समय सीमा यहाँ पर दी जाती है। 3 महीने का समय इसलिए है क्योंकि 3 महीने में या तो आप अपील में जाइए, या फिर आप इसको पे ऑफ कर दीजिए। पे ऑफ करेंगे या फिर अपील में जाएंगे, नहीं तो 3 महीने के बाद रिकवरी के घोड़े आ जाते हैं रिकवरी करने के लिए। ठीक है, कभी भी आ सकते हैं वो। तो 3 महीने, और जेन्युइन सिचुएशंस में 1 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद आप अपीलेट अथॉरिटी के पास में जा सकते हैं अपनी अपील लेकर। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो है आपके ऑर्डर को जो डिमांड है उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। एंड देन वहाँ से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप आगे चलिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ मूव करिएगा, जहाँ पर जाने का समय होता है 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का। जब वहाँ पर आप जाएंगे तो अपीलेट ऑर्डर में, जो यहाँ से अपीलेट ऑर्डर आपका तैयार हुआ, उसमें जो भी आपका सेल्फ एडमिटेड अमाउंट है उसे आप पूरा भरिए, और जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है ऑर्डर इन अपील का, तो टैक्स अमाउंट का उसमें 20% आपको और यहां डिपॉजिट करना होता है। तो देखा जाता है कि आप वाकई में सीरियस हैं कि नहीं, इसलिए आपसे पैसा यहां पर लिया जा रहा है। ठीक है, तो सेल्फ एडमिटेड का 100%, डिस्प्यूट में टैक्स का 20% ये आप जमा कराइए, और मैक्स टू मैक्स हो सकता है आपका 50 करोड़ तक, उससे ऊपर नहीं जमा करना आपने। ठीक है, ये सीजीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 50 करोड़ है, आईजीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 करोड़ यहां पर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद थोड़े से और ऊपर बढ़े। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 प्रकार की बेंच होती हैं, एक स्टेट बेंच है और एक आपकी प्रिंसिपल बेंच है। कौन सी बेंच के पास में आपको जाना है? अगर आपके मुद्दे में, अगर आपके इशू में प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं इन्वॉल्व है तो आप प्रिंसिपल बेंच के पास में जाएंगे, और अदरवाइज केसेस के अंदर आप स्टेट बेंच के पास में चले जाएंगे। इनके भी अपने कुछ बातें हैं कि भाई यहां पर क्या क्या होता है। पावर एंड फंक्शंस एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सरसाइज किए जाते हैं ट्रिब्यूनल के। 50 लाख तक के केसेस को सिंगल पर्सन की जो ट्रिब्यूनल है वो उसमें सुन सकती है। डिसीजन आपका मेजोरिटी से लिया जाएगा, मेजोरिटी नहीं बन रही है तो फिर थोड़ा और किसी को रेफर करके चलेंगे यहाँ पर। और 50,000 तक के केसेस को रिफ्यूज किया जा सकता है एंटरटेन करने से, इनकी डिस्क्रिप्शन लें या ना लें। और रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक जो होगी उसे 3 महीने के अंदर अंदर सुधारा जा सकता है। ये कुछ छोटी मोटी बातें इसके संबंध में बोली जाती हैं। ठीक, अब अगर ऑर्डर प्रिंसिपल बेंच ने पास किया है, जो कि नेशनल लेवल पर बेंच होती है, सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल बेंच भी आप उसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल बेंच को, सेंट्रल बेंच का है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी ऑल इंडिया आती है। तो इसके अगेंस्ट आपको अगर जाना है तो एक ऐसी बॉडी के पास जाना होगा जिसका ज्यूरिसडिक्शन ऑल इंडिया होता है, तो आप डायरेक्ट अपील करेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को। सर चॉइस है कि जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। हाई कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन द ऑर्डर पास्ड बाय द प्रिंसिपल बेंच।
दूसरा, जो स्टेट बेंच ने ऑर्डर्स पास किए थे उनके अगेंस्ट में कहाँ जाना सर जी? उनके अगेंस्ट में जाना अपने हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अपनी अपनी कुछ बातें हैं। पहली बात ये समझिएगा कि जब हाई कोर्ट में हम जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो प्री डिपॉजिट का झगड़ा खत्म हो गया है सर जी? सच में? हाँ, झगड़ा खत्म हो गया, बिकॉज अब आपको एक्चुअल में जिस पर भी डिस्प्यूट कर रहे हो आपको फुल में जमा करना पड़ेगा, आपको टोटल लायबिलिटी क्लियर करनी पड़ेगी, एक्चुअल में पे ऑफ करना पड़ेगा। प्री डिपॉजिट जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी, लेकिन जो पे ऑफ करना है वो एक्चुअल पेमेंट करने के इक्वल ही वहां पर कंसिडर किया जाता है और होता भी वही है। तो बोलते हैं अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर इन्वॉल्व है तो यहां पर आइएगा। यहां जाने का समय है 180 दिन प्लस एक्सटेंशन दिया जा सकता है। एक्सटेंशन नीड बेस्ड होगा, हाई कोर्ट खुद डिसाइड कर लेगा। हाई कोर्ट डिसाइड करेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं है। हर्ड बाई 2 और मोर जजेस और जजमेंट मेजोरिटी के आधार पर दिया जाएगा। ये कॉमन सी बातें हैं। मेजोरिटी नहीं बनती तो अदर जजेस को यहां पर मिलाया जा सकता है। गवर्नमेंट ड्यूज का पहले पेमेंट करके जाना पड़ेगा, चाहे आप यहां की बात करें चाहे आप बात यहां की करके चलें। राइट बेबी? यस सर, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, चलो भैया, यहां तक की तो बात हमने समझ ली है और देख ली है। अब व्हाट अबाउट द डिपार्टमेंट? क्या डिपार्टमेंट भी इस रूट पर जा सकता है अपील लिखकर? हाँ, जा सकता है। लगभग वही रूट है, कुछ कुछ डिफरेंसेस यहां पर देखने को मिलते हैं। क्या? जब डिपार्टमेंटल अपील जाएगी, यहां पर अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, डिपार्टमेंट अपने ही अधिकारी के अगेंस्ट अपील में जा सकता है। हालांकि डिपार्टमेंटल अपील की कुछ मर्यादा हैं, बात करेंगे यहां पर आकर, लेकिन फिलहाल क्या है कि जब ये अपीलेट अथॉरिटी के पास में जाएंगे तो वहां पर जाने के लिए पहले एक रिव्यू लिया जाएगा कि वाकई में आगे जाया जाए या ना जाया जाए। कमिश्नर साहब रिव्यू लेंगे और वो पॉइंट आउट कर देंगे इन पॉइंट्स के अगेंस्ट में आप जाइए और वहां पर चले जाइए अपीलेट अथॉरिटी के पास में। जो समय सीमा यहां पर दी गई है वो 6 मंथ प्लस 1 मंथ यहां पर दी गई है। सरकारी काम है भैया, क्योंकि यहां पर कोई एक सिंगल पर्सन तो कंसर्न नहीं होता ना। एप्लीकेंट केस में एक व्यक्ति कंसर्न होता है, यार मेरे ऊपर डिमांड आई है निकल के, ठीक है, लेकिन ये तो भाई अधिकारियों का है, मतलब पर्सनल डिमांड नहीं है कोई इनकी। ये समय ज़्यादा दिया गया, 6 मंथ प्लस 1 मंथ के अंदर आप यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद ट्राइब्यूनल जाने का समय भी इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 महीने दिया गया है, जबकि इनको 3+3 का समय दिया गया था। ट्रिब्यूनल पहुंचने के बाद रूट वही रहेगा, प्रिंसिपल बेंच अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मुद्दा है तो, अदर है तो कोई स्टेट बेंच के पास में जाएंगे। प्रिंसिपल बेंच से जाते सीधे सुप्रीम कोर्ट और स्टेट बेंच के बाद में जाएंगे सर जी वो हाई कोर्ट। राइट? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। यहां तक की कहानी पढ़ने के बाद प्रभु, अब जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल अपील के लिए हमारे पास में एक चोर दरवाजा और है। अगर डिपार्टमेंट यहां नहीं जा पाया अपीलेट अथॉरिटी के पास, टाइम लैप्स कर गया, 6 महीने बीत गए हैं, तो एक चोर दरवाजा यहां दिया कि आप यहां से बाईपास होते हुए निकल जाइए, रिविजनरी अथॉरिटी के पास होते हुए निकल जाइए, और जो पावर जिस तरह की अपीलेट अथॉरिटी को लगभग वैसे ही पावर रिविजनरी अथॉरिटी के पास में भी है। आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने तक तो उनके पास यहां अपीलेट अथॉरिटी पर जाने का समय होता है, 6 महीने के बाद बट 3 साल तक, बहुत ज़्यादा बासी ना हो जाए ऑर्डर, 3 साल तक आप जाइए रिविजनरी अथॉरिटी के पास में, जो यहाँ पर जाके आप बात कर सकते हैं। इट इज़ ओनली फॉर द डिपार्टमेंट, ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे रखवाई जाती है जी। उसके बाद फिर रिव्यू बाय द कमेटी लिया जाता है कि आगे अपील फाइल करी जाए कि ना करी जाए। अगर वहाँ से ओके आता है तो फिर आगे अपील फाइल करी जाएगी। फिर वही अपना आप जानते हैं, प्रिंसिपल बेंच, स्टेट बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आगे का रूट इसमें नॉर्मल है। दूसरी बात ये कि डिपार्टमेंट को ना प्री डिपॉजिट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, और समय सीमा में भी कुछ डिफरेंसेस इनको देखने को मिलते हैं। इवन मैंने एट द एंड आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस बताए हैं कि अपील जब टैक्स पेयर फाइल करता है तो क्या है और डिपार्टमेंट फाइल करता है तो क्या, दोनों में डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं। टैक्स पेयर केस में भाई अपील फाइल करने के नहीं करने, ये अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल करता है कि मैं अपील फाइल करूं कि ना करूं, जबकि डिपार्टमेंटल अपील में रिव्यू बाय द कमिश्नर लिया जाता है कि अपील फाइल करी जाए या ना करी जाए। फॉर्म APL 01 है, इनका APL 03 करके आता है। प्री डिपॉजिट इनको पे ऑफ करना पड़ता है, अपील की फीस देनी पड़ती है। इनको ना प्री डिपॉजिट करना है ना अपील की फीस देनी होती है। समय सीमा पहली स्टेज के लिए 3+1 और 3+3 है इनके पास में, उनके पास में 6+1 और 6 मंथ का समय यहाँ पर दिया जाता है। रिवीजन इनके केस में नहीं होता, रिवीजन अथॉरिटी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच कर सकते हैं। नॉन फाइलिंग रिस्ट्रिक्शन, इनके पास में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंटल अपील में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, 4 पॉइंट्स हैं।
नहीं, नॉट 4 पॉइंट्स, कुछ हैं जो वैल्यू बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इन मामलों में डिपार्टमेंटल अपील फाइल नहीं करी जा सकती, छोटे केस में नहीं फाइल कर सकते मोटे तौर पे, क्योंकि छोटे केस में अगर डिपार्टमेंट जीत भी गया तो शायद जीत के भी हार जाएगा, क्योंकि जितना पैसा और जितना समय वो लगा चुका होगा जीत कर शायद उतना भी ना मिले, इसलिए वहां पर ऐसा किया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यहां प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स के बारे में आपको बताया गया है कि आखिरकार क्यों, क्या मामला है। ये चर्चा उठती है आपकी आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए से। उसने कहा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करने का जो मुद्दा है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में एक्सक्लूसिवली रहना चाहिए, क्योंकि स्टेट के हाथ में अगर दे दिया तो जिस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल करता है उसी स्टेट को पैसा मिलता है, तो स्टेट आपस में लड़ मर सकते थे, इसलिए एक्सक्लूसिवली ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। इसी के चलते हुए प्लेस ऑफ सप्लाई के जो नियम कानून बने वो अपने आईजीएसटी एक्ट के अंदर बनाए गए। इसी के चलते यहां पर यह बोला गया कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास प्लेस ऑफ सप्लाई के मुद्दे नहीं जा सकते हैं। इसी के चलते यह बोला गया कि भाई जो स्टेट बेंच है वो यहां पर एंटरटेन नहीं कर सकती है। इसी के चलते यह बोला गया कि भाई यहां प्रिंसिपल बेंच के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। वो पूरी कहानी मैंने आपको यहां पर बता रखी है कि क्यों ऐसा किया गया। ठीक, ये बात संविधान से उठती थी आपकी। प्री डिपॉजिट कंसेप्ट मैंने बताया है, तो इसमें जो एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश करी वो यही करी है कि जितना भी आपका जो आपका एडमिटेड अमाउंट है, क्या जो आपका एडमिटेड अमाउंट है भाई साहब, उसमें आपका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको पूरा का पूरा भरना होगा। और जो डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूट में जो भी आपका टैक्स अमाउंट बनता है उसका ही एक सर्टेन परसेंटेज 10% या 20% एज द केस में भी जो बनता है वो आपको देना होता है। ये आपको देना होता है एंड उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हो। ये तो पे ऑफ ही करना पड़ेगा जो आपने एडमिट कर लिया। प्री डिपॉजिट आपको ये वाला करना होता है। आप यहां पे गड़बड़ कर सकते हैं कि प्री डिपॉजिट के अंदर एक लिमिट भी होती है। पहली पर 25 करोड़ की थी, अगली वाली पर 50 करोड़ की लिमिट थी, उसका भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। ठीक है जी। फिर नाउ आउटकम ऑफ द अपील। देखिए, एक होता है आपका लाइक जो आपने पे ऑफ कर दिया है पैसा, ठीक है, जो आपने पैसा पे ऑफ कर दिया है, और एक होता है आपका ये प्री डिपॉजिट। एक होता है आपका भाई साहब ये प्री डिपॉजिट जो पैसा पे, अगर आपको इनका रिफंड क्लेम करना होता है तो इसके लिए भी आप RFD 01 ही फाइल करेंगे, इसके लिए भी आप RFD 01 ही फाइल करके चलेंगे, है ना। हाँ सर, वही अपना अंडर सेक्शन 54 के अंदर, अंडर सेक्शन 54 के अंदर आप ये सब करके चलते हैं। ओके सर जी। उसके बाद आगे बोलते हैं भैया जी, यहां पर आकर क्या बोला कि जो इंटरेस्ट आपका लिया जाएगा, तो अगर आपने एक्चुअली पे ऑफ कर दिया है, मतलब सरकार उस पैसे को निगल चुकी है ना, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट लगेगा आपका अंडर सेक्शन 56 एट द रेट ऑफ 6%। कहां से? 61वें दिन से लगता, 61वें दिन से लगता, 61st डे से टिल द डेट ऑफ पेमेंट कैलकुलेट किया जाता है। जबकि प्री डिपॉजिट के अंदर जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो अंडर सेक्शन 115 में लगता है, 115 में लगेगा, और वो आपका डे 1 से काउंट किया जाता है, क्योंकि ये प्री डिपॉजिट था। जैसे दो लोग जुआ खेलते हैं तो कुछ सिक्योरिटी अमाउंट रख देते हैं, भाई मेरी तरफ से ये और भाई तेरी तरफ से ये है, चल देखते हैं, वो फिर जो जीता वो बटोर कर ले जाता है। तो प्री डिपॉजिट जस्ट लाइक दैट। वही लिखा है आउटकम ऑफ अपील के ऊपर यहां पर क्या किया जाएगा, 54 में रिफंड क्लेम करेंगे, और 115 के अंदर, सेक्शन 115 के अंदर इसका यहां पर भाई साहब ये जो है इंटरेस्ट वगैरह की बात करी जाएगी। स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ अपील टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने के कुछ नियम कानून है। इन फाइलिंग ऑफ द अपील टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंस्टेड ऑफ प्री डिपॉजिट, टैक्स पे लाइबल टू पे अमाउंट जो भी एडमिटेड डिस्प्यूटेड था वो पूरा का पूरा आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप ही जा सकते हो। यहां छोटी मोटी बातें दी गई हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। ऑर्डर टाइप रिटर्न में हो गया होगा, और भैया जी रेलिवेंट पार्टीज को ये कम्युनिकेट अपना कर दिया जाएगा। एडजमेंट 3 बार दिया जा सकता है टू ए पार्टी। ग्राउंड्स ऑफ अपील का क्या मुद्दा है? पहली अपील जब आप फाइल करते हैं तो वहां पर एक ग्राउंड्स एंड अपील डालते हैं कि भाई इन ग्राउंड्स पर आप अपनी फाइट करना चाहते हैं। मान लीजिए पहले अपील में आप जाते हैं और वहां पर जाकर आपने जो ग्राउंड्स रखे थे वो ग्राउंड्स आपके कट जाते हैं, अब केस आपके हाथ से छूट रहा है, तो क्या एट दैट मोमेंट आप कोई ऐसा ग्राउंड ऐड कर सकते हैं जो पहले से जब अपील फाइल करी थी
उस समय ग्राउंड्स ऑफ अपील सेक्शन के अंदर नहीं था। तो यहां कहते हैं कि जो फर्स्ट अथॉरिटी है, जो कमिश्नर है, वो आपको ऐसे ग्राउंड पर जाने की अनुमति दे सकता है, उसकी डिस्क्रिशन है, जो पहले से ग्राउंड्स ऑफ अपील का हिस्सा नहीं है। इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि कमिश्नर की यहां पर ये वो होता है। नो फीस, डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट जब अपील फाइल करेगा कोई फीस की बात नहीं होगी। मोरओवर जो क्रॉस केस बनता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो बनता है, वहां पर भी जो भी पार्टी फाइल करेगी उसे यहां पर फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होती। एक तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में फीस नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंटल अपील के ऊपर भी यहां पर फीस की बात नहीं करी जाती है। स्टे पीरियड, स्टे पीरियड ऑलवेज भाई साहब उसे एक्सक्लूड करते हैं। वो सन्नाटा पीरियड होता है और सन्नाटा पीरियड को एकदम काट दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये वीडियो है, तो इसमें ये वीडियो था, इसके साथ ही ऑडियो भी चल रहा था, लेकिन कहीं पर कुछ सन्नाटा हो गया था, ऑडियो था ही नहीं, फिर आया है, तो इतने पोर्शन को कट कर दिया जाएगा और कट करके इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है जी, वो यानी कि उस पीरियड को इग्नोर कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट बता रखा है 6% पर annum और डे 1 से कंप्यूट किया जाता है। नॉन फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील इन स्मॉल केसेस के अंदर, इसको तो डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको अच्छी खासी एक चेंजेस इसके अंदर लाए गए हैं। नॉन फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील, तो ये है आपका आईपीएस। आईपीएस के मामले में आईपीएस का चार्ज मिल गया, आईपीएस को अपना चार्ज मिला है। आई मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट। हम जानते हैं कि जब रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही होती हैं तो वहां रिकवरी इंस्टॉलमेंट में भी करी जा सकती है। तो कमिश्नर साहब के पास आप जाइए, गड़गड़ाइए, वहां पर उनकी रहमत है कि वो मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट आपको दे सकते हैं। आपको इंस्टॉलमेंट मिली 10, तो क्या आप ये झगड़ा करेंगे, नहीं नहीं मैं तो 24 मिलनी चाहिए या 20 मिलनी चाहिए, हाय हाय रे मुझे 10 क्यों दिए हैं? नहीं, आप वहां पे झगड़ा नहीं कर सकते। ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना ये आपका राइट नहीं है, यह आपके ऊपर की गई रहमत है, इसलिए आप चुप रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो भाई जो मिल गया सो मिल गया, इट इज नॉन अपीलेबल। आगे है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ऑर्डर, एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट मुकदमा चलाया जाए। हाँ है ऐसा ऑर्डर पास कैसे कर दिया, आई विल चैलेंज इट, आप नहीं कर सकते हो। प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर पास किया गया है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। एस का मतलब है यहां पर आकर भाई साहब जी क्या रे, सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर लिए जाते हैं। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल नहीं कर सकते कि हाँ रे मेरे तो ये क्या नाम है, बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर लिए। होता क्या मैं आपको बताता हूं, अपील एक ऑर्डर के अगेंस्ट में हो सकती है, कुछ तो चीजें लिखित में, लेकिन कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती। जब बुक्स ऑफ अकाउंट सीज किए जाते हैं तो एक ऑर्डर पास करके दिया जाता है कि लीजिए हम आपके ये बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज करके ले जा रहे हैं। आप इस ऑर्डर को लेकर अपील फाइल नहीं कर सकते, इट इज नॉन अपीलेबल। सिमिलरली पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट का एक ऑर्डर दिया जाता है बनाकर, तो वैसे नॉर्मली ऑर्डर के अगेंस्ट ही अपील जाती, पर इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं जाएगी। अगला है चार्ज ट्रांसफर, कि एक केस से दूसरे केस पे आपको लगा दिया गया। एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और अदर अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसफर और प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू केस, जब उनके चेंज किए जाते हैं तो आप इसके अगेंस्ट भी एक ऑर्डर पास करके दिया जाता है कि आप इस केस से हटकर उस केस पे जाइए, इसके अगेंस्ट भी अपील फाइल नहीं करी जा सकती है साहब। इस तरह से आपके 4 केस निकल के आते हैं। आईपीएस का चार्ज, जहां पर कि ये नॉन अपीलेबल है, नोबडी कैन फाइल एन अपील, ऐसे मालिक बोला जाता है। और आगे बात करते हैं इसमें बाउंडिंग को लेकर, कि ये जो अपील का ऑर्डर आएगा ये किस किस को बाउंड करता है। भाई साहब दोनों पार्टीज को बाउंड करेगा। एडवांस रूलिंग की तरह इसमें 1 to 1 जैसा कुछ भी नहीं होता है, जो फैसला आया है सो आया है। फीस याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है, ये रहा डिपार्टमेंट और ये रहा मैं, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और हम चले गए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में। इन्होंने एक ऑर्डर पास किया, उसमें 5 बिंदु थे, 5 पॉइंट्स थे। 3 पॉइंट्स इनके फेवर में गए, 2 पॉइंट्स मेरे फेवर में आए। फाइनली लूज किसने किया, मैंने किया। प्रॉब्लम मुझे होगी, मैंने कहा ऐसे कि तैसे। मैं चला गया अगली अथॉरिटी के पास में, ट्राइब्यूनल के पास में कि साहब
मेरे फेवर में सिर्फ 2 ही पॉइंट आए हैं, मेरे फेवर में बाकी तीनों पॉइंट भी आने चाहिए थे। मेरी बात सुनो, सुन रहे हो तुम, मेरी बात सुनो। अब यहां से एक चिट्ठी जाएगी इनके पास में कि भाई साहब ये ऑर्डर चैलेंज हो गया है। इनको गुस्सा आया कि अच्छा ऐसे से कर दिया, ओहो हो। अब इनका यहां से अपील जब फाइल करने के लिए जाएंगे तो 2 एटीट्यूड हो सकते हैं। एक डिफेंसिव एटीट्यूड, क्या कि भाई 3 पॉइंट मेरे फेवर में है, मेरे में ही रहने चाहिए, क्योंकि उसने 3 पॉइंट की बात रखी थी कि वो मेरे में आने चाहिए। अब ये 3 पॉइंट पर डिफेंड करेगा कि भाई मेरे हैं, मेरे में रहने चाहिए। या फिर अटैकिंग मोड में जा सकता है कि 3 तो भाई है ही हैं, 2 भी मेरे ही जो उसके पास चले गए हैं, ये अटैकिंग मोड है। अगर इस अटैकिंग मोड में जाता है, दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्या रे? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये फाइट कर रहा है 3 पर जो इसके पास नहीं है, ये फाइट कर रहा है 2 पर जो इसके पास नहीं है। जिसके पास जो नहीं उस पर फाइट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस केस। क्रॉस केस पर एक तो फीस नहीं होती, दूसरी बात ये कि जहां पर क्रॉस केस होता है ना भाई, जहां पर क्रॉस केस होता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन डाला है, ये ट्राइब्यूनल या हाईकोर्ट लेवल पे डाला जा सकता है और 45 डेज का इसमें समय होता है। क्या बोलते हैं? ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस। कहां से शुरुआत हुई इस पॉइंट की? यहां से इन्होंने अपील फाइल कर दी थी, उसके बाद जो नोटिस इसको गया था कि अपील आइए, आजा मेरे राजा, यहां से शुरुआत है। ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस दैट एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड अंडर दिस सेक्शन, द पार्टी अगेंस्ट टू हुम, जिसके अगेंस्ट अपील फाइल करी गई है, तो वो यानी कि ये इस हमारे केस में 45 डेज के भीतर भीतर यहां आएंगे और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देंगे अगेंस्ट एनी पार्ट मतलब जो 2 पॉइंट्स थे उनके लिए जाएंगे ये। एनी पार्ट ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट एंड सच मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन डिस्पोज्ड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनके द्वारा किया जाएगा एज इफ इट वर एन अपील प्रेजेंटेड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड इन सो एंड सो। तो नॉर्मल तरीके से फिर यहां पर देखा जाएगा। अगला पॉइंट है ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का। अपीयरेंस बिफोर अथॉरिटी। आप चित्र देखिए मैंने कितना शानदार बनाया है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, एक व्यक्ति जा रहा है और ये उसकी यहां पर परछाई दिख रही है। भाई साहब जरा ध्यान से देखिए, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एक परछाई की तरह ही तो होता है भाई, वो यहां पर रिप्रेजेंट करके चलता है ना। हाँ जी, क्या हु इज क्वालिफाइड टू बी अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? कौन है यहां पर? रिलेटिव, ओ यस। आपका रेगुलर एम्प्लॉय, हाँ। प्रैक्टिसिंग सीए, सीएमए, एडवोकेट, जीएसटी प्रैक्टिशनर, रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर, ग्रेड बी या उससे अधिक एक्सपीरियंस कर रहा हो 2 साल एंड मोर एंड 1 ईयर उसका हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब रिटायरमेंट का कूलिंग ऑफ पीरियड 1 साल दिया गया है, क्योंकि 1 साल तक थोड़ी साठ गांठ बनी रहती है, सगे संबंधी रहते हैं वहां पे, तो कुछ गलत इंटरप्रिटेशन ना आ जाए इसलिए। और हु इज नॉट क्वालिफाइड, बदतमीज व्यक्ति यहां पर नहीं जा सकते बनकर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिसमिस्ड या रिमूव, बर्खास्त किया गया। सोचो जरा, पर्सन कन्विक्टेड अंडर एन ऑफेंस अंडर जीएसटी कस्टम, ये यहां पर भाई वो ऑफेंसिव रहा था और इसको था यहां पे। जज इंसॉल्वेंट, हालांकि टेम्परेरी डिसेबिलिटी है। फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, बदतमीज किस्म का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते हैं। अगला मुद्दा आता है नॉन फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील का। क्या कहते हैं? यह लिमिट इस बार प्रिस्क्राइब कर दी गई है, पहले नहीं हुआ करती थी, कि डिपार्टमेंट अपील लेकर जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अगर मामला आपका 20 लाख, क्या 20 लाख, अगर मैटर आपका 20 लाख, द बोर्ड फिक्स द फॉलोइंग मॉनेटरी लिमिट्स बिलो विच, जिनके नीचे अपील एप्लीकेशन वगैरह वगैरह फाइल नहीं कर सकते। मतलब कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर अपील फाइल करनी है तो यह है भैया जी एट लीस्ट अमाउंट। क्या रे? एट लीस्ट अमाउंट आपका ये वाला है। जब बात हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये जो आपकी लिमिट्स आ रही हैं यहां पर
चाहे वो 20 लाख आई है, चाहे 100 लाख आई है, चाहे आपकी 200 लाख आई है। मैं कहता हूं कि इसके अगर बिलो साइड में देखें, इससे नीचे और इसके ऊपर, इनके नीचे और इनके ऊपर, अभी हम क्या देख रहे हैं, इन जनरल हम देख रहे हैं कि इस लिमिट से नीचे डिपार्टमेंट अपील लेकर नहीं जा सकता है और इसके ऊपर डिपार्टमेंट अपील लेकर जाएगा ही जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। सर ऊपर तक लिमिट है ही नहीं, ऊपर लिमिट है, ऊपर का मतलब तो यही है भाई साहब, ये जो ऊपर वाला मैटर है। हाँ जी, तो अब इसमें कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस हम आपको बता के चल रहे हैं, हालांकि ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब ऊपर मतलब इस रेंज के, इस लिमिट जो कट ऑफ जो है इसके ऊपर तो अपील फाइल कर ही जाती है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर कुछ ऐसी दिक्कत पड़ी तो भाई साहब बिलो होने पर भी अपील फाइल करी जा सकती है। बिलो होने पर भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर अपील फाइल करी जा सकती है, और ज्यादा होने पर भी ऐसा नहीं कि अपील फाइल होगी ही होगी, वहां पर भी मना ही कर सकते हैं, रिव्यू लिया जाता है, सारी चीजें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि अगर ऊपर वाला केस है 20 लाख केस तो अपील फाइल करनी ही करनी है, आपको एलिजिबिलिटी प्राप्त होती, कर सकते हो। अब करनी है कि नहीं करनी है दैट डजंट मैटर। आप पैसा कमाएंगे, 1 करोड़ कमा लिया, 1 करोड़ कमा लिया तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ गई, आप 1 करोड़ की कार खरीद सकते हैं, पर एक्चुअल में खरीदेंगे या नहीं वो आपकी मर्जी है भाई साहब। समझ में आ रही बात? ओके सर, समझ में आ गई जी। तो लिमिट रख दी गई है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पक्का पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा, मेरे वर्ड्स को याद रखना आप, ठीक है जी। हाँ ठीक है सर जी। और क्या लिखा है इसमें? इसके अंदर कई सारी और भी बातें यहां पर लिखी जाती हैं, मैं आपको डिटेल में सेक्शन की तरफ लिए चलता हूं जरा। आइए देखते हैं साहिब क्या बोलता है यहां पर। अक्रिय ये आपका सेक्शन यहां पर ये आ जाता है भैया जी 120 करके आ जाता है, ये रहा, ये यहां पर है जी, एक सर्कुलर यहां पर आया है, लिमिट आपकी बता रखी है और बता रखा इंक्लूजन्स, while determining whether a case falls under the above limit or not, the following principles are to be considered। इन बातों को ध्यान में रख के चलना है। क्या क्या बातों को? where the disputed pertains to a demand of tax, अगर टैक्स की डिमांड है विद और विदाउट पेनल्टी इंटरेस्ट है कि नहीं, ऐसे मान के चलना जैसे टैक्स जो है ये तो है अब्बू, और बाकी इसके पीछे कौन कौन होता है, इसके पीछे इंटरेस्ट है, इसके पीछे पेनल्टी होती है सर, इसके पीछे फीस होती है, ये है इनके बच्चे, किड्स हैं, किड्स। तो मैं कह रहा हूं कि अगर अब्बू हैं तो किड्स हो या ना हो, सिर्फ अब्बू को ही यहां पर कंसिडर किया जाएगा। द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड सेस इन डिस्प्यूट ओनली शेल बी कंसीडर्ड। इंटरेस्ट पेनल्टी को साथ में नहीं लिया जाएगा, अगर अब्बू हैं तो फ्रंट पे अब्बू ही रहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक बच्चा रहा तो, 3 बच्चे ना ये, अगर एक ही बच्चा पिक्चर में रहा तो आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है, रहेगा यही रहेगा फिर तो, इसी को ध्यान में रखेंगे लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। पेनल्टी है तो पेनल्टी, लेट फी है तो लेट फी आपकी, और अगर दोनों तीनों इकट्ठे हुए तो एग्रीगेट कर लेंगे, मतलब अकेला बच्चा हो तो अकेला ही आएगा, 2 हुए दोनों को टोटल, 3 हुए तीनों को टोटल, लेकिन अब्बू साथ में तो फिर ओनली अब्बू आएंगे। ओके, अब्बू साथ में तो ओनली अब्बू आएंगे, बच्चों से बात नहीं करेंगे। रिफंड का मैटर है तो रिफंड का अमाउंट आ जाएगा भाई साहब, वैसे करके बोल दिया जाता है। कंबाइंड ऑर्डर है तो कंबाइंड वैल्यू यहां पर पकड़ी जाएगी, छोटी मोटी बातें हैं। आगे बोलता है एक्सक्लूजन, लिमिट की ऐसे की तैसे, यहां पर बोल दिया जाता है कि मैंडेटरी अपील आपकी फाइल करी जाएगी। मैंडेटरी मतलब मुझे कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपका, जब मैं टैक्सेबल पर्सन चैप्टर पढ़ाता हूं तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने या ना करवाने के, कुछ वो फीलिंग मुझे यहां आ रही है। स्टेप 2 और स्टेप नंबर 3 करके होता है। पहला क्या है? पहली होती कि भाई आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, नो रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन। दूसरा होता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, और तीसरा होता है लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन। यहां पे क्या कह रहे हैं? नो अपील। अगर 20 लाख से नीचे है, 1 करोड़ से नीचे, 2 करोड़ से नीचे, आप अपील फाइल नहीं करेंगे। दूसरा मैंडेटरी, करनी ही करनी है, लिमिट की ऐसी की तैसी। और तीसरा आएगा आपकी लिमिट बेस्ड, यहां पर हम लोग बात करके अपनी चलते हैं। राइट बेबी? यस सर। तो ये कौन सी मैंडेटरी कैटेगरी में आती है, कब कब? देखो भैया बात ऐसी है जी, लो भैया सुन लो हमसे बात, कुछ ऐसी है कि देखो यार, ये होता है यहां पर एक्ट, ठीक है, ये होते हैं यहां पर रूल्स
एंड रेगुलेशंस होते हैं अपने, हैं उनके नीचे आती है आपकी नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं। और एक्ट के ऊपर कौन होता है? एक्ट के ऊपर होता है संविधान। तो संविधान से निकला है एक्ट, एक्ट से निकले हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, और यहां से चीजें निकल के आती हैं ऐसे करके। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये अपने अब्बू के अगेंस्ट जा रहा है, इनके अल्ट्रावायलेट्स हो रहा है, तो भाई साहब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बच्चे बड़ों के मुंह लगे, जिन्होंने पैदा किया उन्हीं के मुंह लग रहा है, ये उन्हीं के कंट्री जा रहा है, भले ही वैल्यू कैसी की तैसी। यहां अपील फाइल करी जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने अब्बू के अगेंस्ट जा रहे हैं, भाई साहब ऐसी की तैसी लिमिट की बात मत करो। नोटिफिकेशन, सर्कुलर एटसेट्रा इनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो भैया इनसे अल्ट्रावाइज जा रहे हैं, तो भाई लिमिट कैसी की तैसी अपील फाइल कर दी जाएगी। क्या बोलते हैं? वेयर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी सेस एक्ट, एक्ट के जो प्रोविजन है अल्ट्रावाइज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो रहे हैं। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आपके वो एक्ट के कॉन्ट्ररी जा रहे हैं। नोटिफिकेशन वगैरह, सर्कुलर वगैरह जा रहे हैं आपके कॉन्ट्ररी, एक्ट के और रूल्स के कॉन्ट्ररी जा रहे हैं। अपने अब्बू, सब अपने अपने अब्बूज के, दादा पिताजी और उनके दादाजी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो हम इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करके चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा जाएगा, फोर्थ पॉइंट में से, ध्यान रखना। सर इतना पता? हाँ इतना ही पता है। वेयर द मैटर रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इनका क्लासिफिकेशन का इशू आ जाता है। जैसे बंडल्ड सप्लाई वगैरह की हम बात कर सकते हैं, ये कहां पर क्लासीफाई किया जाए। गुड्स में क्लासीफाई करें, सर्विस में क्लासीफाई करें। गुड्स में करें तो कौन से वाले गुड्स में क्लासीफाई करें, सर्विस में करें तो कौन सी वाले में करके चलें। बंडल्ड सप्लाई है तो क्लासिफिकेशन कहां जाए, क्लासिफिकेशन कोई मुद्दा अगर आपका है तो। दूसरा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मुद्दा है, वैल्यूएशन का मुद्दा है, रिफंड्स का मुद्दा है, या कोई और इस प्रकार का नोटिफाइड इशू है, और वो आपका इशू जो है भैया जी रिकरिंग नेचर का, क्या रे, रिकरिंग नेचर का, बार बार होने वाला है, एंड या और इन्वॉल्वमेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ, यहां जो है अपना एक्ट, रूल, सर्कुलर की इंटरप्रिटेशन को लेकर साथ में है, तो ऐसे वाले मामले के अंदर हम यहां पर बिना लिमिट देखे अपील फाइल कर सकते हैं। आगे है, सरकार को गालियां पड़ रही हैं, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा कर दिया है कि गालियां पड़ रही हैं, एडवर्स कमेंट्स आ रहे हैं, अराजकता फैल रही है, तो ऐसे वाले मामले में बिना लिमिट देखे भाई यहां पर डिपार्टमेंटल अपील एक्सेप्ट करी जा सकती है, या फिर कोई और नोटिफाइड केस यहां पर हो सकता है। और इन हाई केसेस अपील नॉट टू बी फाइल्ड एज डिसाइड बाय द बोर्ड, तो अगर ऐसा लगता है कि केस बड़ा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बड़ा है तो बेहतर है कि अपील फाइल करनी ही करनी है, ये कोई जरूरी बिल्कुल ही बात नहीं है। और जहां तक सवाल है सिमिलर केस में अपील फाइल करने का, मान लीजिए आज यहां पर कोई केस होता है, क्या आज कोई किसी प्रकार का केस यहां पर होता है, और लिमिट कम होने की वजह से डिपार्टमेंट उस केस में अपनी अपील फाइल नहीं कर पाता, ओ शिट अपील फाइल नहीं कर पाया, अब कोई सिमिलर केस आएगा तो डिपार्टमेंट, हाई वैल्यू का, तो डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है कि नहीं? यस, वो कर सकता है। कोई इसे ये ताना नहीं मार सकता, कह रहे तूने तो उस केस में अपील फाइल नहीं करती, अरे ऐसा नहीं करी नहीं थी, अब मैं कर नहीं सकता था इसलिए वहां पर ये प्रॉब्लम हुई थी। ठीक बाबू, यस सर, ओके बेबी। तो सिमिलर केस में अपील फाइल की जा सकती है अगर इस तरह से है। और बाकी जो कोर्ट ट्रिब्यूनल वगैरह हैं इस चीज का ध्यान में रख के चलेंगे, कहीं लिमिट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन लगाने से डिपार्टमेंट का कोई अहित तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका ध्यान यहां पे रखा जाएगा। एक और सेक्शन जो बीच में मैंने आपको दिखाना है, हालांकि बहुत रेलिवेंट नहीं है बट फिर भी, सेक्शन 109 करके है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर मैं बाबा की बूटी के दर्शन आपको कराऊं, यहां पर ये मेरे फ्री रिसोर्स में मिल जाएगा ये फाइल, इसके दर्शन अगर हम आपको कराते हैं तो ये आपके सेक्शन की लिस्ट ऐसे आती है। ठीक है, कहाँ कहाँ आती है सर? आपका जो सेक्शन 107 है ये रहा, यहाँ पर आकर 108 आपका ये रहा, है ना, 109 से लेकर आपके ये रहे 116 तक यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है जी, 117, 118, 119 ड्यूज पे करने पड़ेंगे, और 120 में नॉन फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील, और 121 में है नोबडी कैन फाइल एन अपील, कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकता है। इस तरह की बात यहां पर दी जाती है मालिक। तो मैं आपको सेक्शन 109 की जो आपका ये है क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल के कुछ हेडिंग्स दिखाना चाहता हूं। जीएसटी ये जो ट्रिब्यूनल्स है इसको बनाया किसने है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यहां तक कि जो स्टेट के लिए बनाई गई हैं ट्रिब्यूनल्स, वो भी स्टेट के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको तैयार करके चलती है साहिब। स्टेट बेंचेस ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रची जाती हैं। ये जो प्रिंसिपल बेंच है ये दिल्ली में है, और इनकी जो पावर्स हैं
प्रिंसिपल और स्टेट बेंच की पावर तो जिनका जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा ही अपना की जाती हैं, पावर उनके पास में होती है। और यहां पर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एए और आरए, जो आपकी अपीलेट अथॉरिटी है या रिविजनरी अथॉरिटी है, इनके ऑर्डर्स को अपीलेट ट्रिब्यूनल में सुना जाता है। ये प्रोवाइजो कुछ नया ऐड किया गया है यहां पर अगर, बट नॉट रेलिवेंट, एंटी प्रॉफिटियरिंग से संबंध में था, कोई खास में नहीं है कुछ भी। केस ट्रांसफर किए जा सकते हैं। द प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई अ जनरल या स्पेशल ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करेगा द बिजनेस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। कौन करेगा? जो प्रेसिडेंट होगा। ये पॉइंट 7 में उड़ा दीजिए। केसेस अप टू 50 लाख तक के केस सिंगल पर्सन के द्वारा सुने जा सकते हैं। डिफरेंस इन ओपिनियन अगर आती है तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपका यहां पर ये स्टेट बेंच है भाई साहब, और यहां पर डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी पर किसको मिलाया जाएगा? सर और मेंबर को मिलाइए। और को मिलाएंगे तो सेम स्टेट, होम स्टेट ब्रांच का मेंबर लेके चलेंगे। होम स्टेट का कौन से करें? होम स्टेट ब्रांच का। और अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर पड़ोसी स्टेट देख लेंगे, अदर स्टेट का देख के चलेंगे, वहां का अदर स्टेट बेंच का मेंबर पकड़ लेंगे, ऐसे करके। मतलब अगर कोई झगड़ा वगड़ा है तो पहले घर में ही सलाह ले लीजिए, घर में ना मिल पाए तो फिर दूसरे को यहां पर जोड़ लेंगे, पड़ोसी को जोड़ लीजिए। लेकिन अगर मुद्दा प्रिंसिपल बेंच का हो तो क्या करके चलेंगे? तो पहले अपने ही प्रिंसिपल बेंच के अंदर, होम बेंच के अंदर ही पूछ लीजिए, बेंच तो एक ही है खैर, होम बेंच में किसी मेंबर से पूछ लीजिए, और नहीं है तो फिर किसी स्टेट, किसी भी स्टेट के मेंबर को यहां पर मिलाया जा सकता है, फिर उसकी ओपिनियन को शामिल करके फैसला सुनाया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ मेंबर्स, या जो टेक्निकल पर्सन होता है उसका ट्रांसफर बाबू सेम स्टेट के अंदर ही हो सकता है, स्टेट के बाहर वो नहीं जाएगा, मामला सेंसिटिव हो जाता है। बाकी को एक बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर करते रहते हैं साहब। और कोई भी एक्ट या कोई भी कार्यवाही आपकी इनवैलिड नहीं हो जाएगी सिर्फ इस कारण से कि कोई वैकेंसी थी, डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन था विद इन दिस। ये तो हर एक जगह आपको देखने के लिए मिलती है, ये तो घिसी पिटी लाइन है, रेजोल्यूटरी लाइन आपकी यहां पर रहती है। इस तरह से आपका सेक्शन नंबर 109 करके था। हालांकि रूल्स भी हैं इसके अंदर पीछे कुछ, बट रूल्स में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो आप उनको इस मूवमेंट पर आकर इग्नोर मार सकते हैं, रूल्स वगैरह को आप इग्नोर इसमें कर सकते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।